नियुक्ति पत्र। तो सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर जगह प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं हो सकता, बहुत सिंपल चीज है। हर जगह प्रेसिडेंट अवेलेबल हो नहीं सकता है, तो सारा काम कौन कर रहा है? मंत्री देख कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नोट्स बना लेंगे, है ना, वरना भूल जाएंगे हम। और थोड़ा सा पीडीएफ की भी चले, क्योंकि पीडीएफ मिस हो जाएगा, खत्म भी तो करना है। कॉन्सेप्ट बनाने के चक्कर में कभी कभी ज्यादा नहीं जा रहा। चलो आज 27 है आज, 27 है डेट है ना आज। चलो अरे अपन तो नहीं छूट गया। अच्छा है, ठीक है। कहां से कहां तक है? भाग 5 आर्टिकल 52 से 78 तक है। ठीक है, और पहले इसकी बात करेंगे परिचय। पहले बात करें संघीय कार्यपालिका है, बोलोगे संघीय कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यपालिका, दोनों चीजें दे सकते हो। ठीक है, देखो भाग 5 देखो। अच्छा, भाग 5 कहां तक है? अनुच्छेद 52 से 151 तक। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में कहां तक है? 52 से 78 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे लिखते हैं। ठीक है, देखो इसे लिखना स्टार्ट करो। संघीय कार्यपालिका में पहला चैप्टर क्या है? राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका, उसके अंदर एक सब हेडिंग डालो राष्ट्रपति, है ना। और राष्ट्रपति में लिखना स्टार्ट करो। कुछ लिखा? क्या लिखा अभी तुमने? संघीय कार्यपालिका में पहले हेडिंग डालो राष्ट्रपति। है कितने पार्ट ओवरऑल संघीय कार्यपालिका में? 5 भाग है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, है ना, जिसे हम एजीआई बोल रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलो आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय कार्यपालिका का स्वरूप पता है हमें कैसा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली होती कैसे है? क्लास में बता चुका हूं, एक बार इनसे डायग्राम बना के देख लो। संसदीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें न्यायपालिका तो बिल्कुल अलग होती है, सही बात है, लेकिन कार्यपालिका विधायिका से निकलती है, विधायिका से जन्म लेती है। मुख्यतः विधायिका। और इसी कार्यपालिका के हेड पर कौन बैठे हुए हैं? 2 लोग बैठे हुए हैं। हाँ, एक तो बैठे हैं प्रधानमंत्री, जो इस कार्यपालिका के वास्तविक कार्यपालक है। समझ आ रहा है? प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक कार्यपालक। और एक और बैठे हैं राष्ट्रपति, जो कि इस कार्यपालिका के, बताओ, नाम मात्र के कार्यपालक, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका की शक्ति है, असल में देखा जाए तो वो 2 हाथों में। एक हाथ में सच में शक्ति है, वास्तविक शक्ति है, जो प्रधानमंत्री है, और एक हाथ उसके हाथ है जिसके नाम से सारा कार्य हो रहा है। भाई एक है पिताजी, जो असल में हर चीज अरेंज कर रहे हैं, शादी में हर चीज अरेंज कर रहे हैं, देख रहा है बर्तन कहाँ है, टेंट कहाँ है, खाना क्या लगेगा, बाराती आए कि नहीं आए, बाराती कहां पर है, ये सब ये कर रहे हैं। मेरी बात सुने? और एक कौन है? बाबा जी, जिसके नाम से हो रहा है, जिसके परिवार के लोग हैं, क्या बोलते हैं इस पर किसके परिवार के लोग हैं? बाबा जी के परिवार के नाम से होता है।
कम से कम जब तक वो जिंदा है। मेरी बात सुन रहे? तो बस वही है, नाम मात्र के कार्यपालक है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरी बात सुन रहे? असल में सारा काम कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं। दौड़ भाग करने का सर किसका काम है? पिताजी काम है। पिताजी के दिशा निर्देश से बाकी सारा काम हो रहा है, बाकी लोग काम कर रहे हैं, कार्यपालिका के मम्मी बुआ चाची। समझ आ रहा है? अरे बोलो, ठीक है। लेकिन नाम कितना हो रहा है? राष्ट्रपति का, कि इनके घर में शादी है बाबा के नाम से, कोई दिक्कत नहीं है, उनके नाम से कार्ड गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? बस ठीक है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, और उस शासन प्रणाली में यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। जो राष्ट्रीय शासन प्रणाली से कैसे डिफरेंट है, कैसे भिन्न है? क्योंकि वहां पर एक तो सेपरेशन ऑफ बताया है ना, कि जो सेपरेशन होता है, जो शक्तियों का बंटवारा होता है, न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका रूप में, वो काफी साफ होता है, काफी दुरुस्त होता है। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, साफ तौर पर अलग होते हैं। और दूसरी बात क्या है, क्योंकि कार्यपालिका का जन्म विधायिका से हुआ है, इसीलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। उसे जन्म देने वाला कौन है? विधायिका। और विधायिका में भी असल में कौन है? लोकसभा। इस विधायिका को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्या बात क्लियर है? इस विधायिका को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मंत्री भी दोनों से गए, लेकिन इन मंत्रियों का चयन केवल और केवल कब हुआ है? लोकसभा चुनाव के बाद। जो पार्टी जीत कर आई है, जिस पार्टी का बहुमत है, जिस पार्टी के सांसद ज्यादा जीत कर आए हैं। क्या मतलब क्लियर है? उस आधार पर पार्टी ने क्या बनाया है? सरकार बनाई है। और जो सरकार बना रहा है वो ऑफकोर्स अपने ही मंत्री, अपने ही पार्टी के लोगों मंत्री चुनेंगे, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के, कहीं से ले सकते हैं। क्या मतलब क्लियर है? अब क्योंकि इन मंत्रियों का चयन तभी हुआ जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, इसी वजह से ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामान्य रूप से देखते विधायिका के प्रति, लेकिन ज्यादा करेक्टली हम बोलेंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्योंकि अगर लोकसभा का विधायिका बनता ही नहीं, यानी कि लोकसभा का अगर चयन होता ही नहीं सांसदों का, तो कार्यपालिका भी बनकर नहीं आती। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो इतना समझ आ गया हमें। अब राष्ट्रपति की बात करेंगे अभी इसके बारे में, है ना? फिर दोबारा से प्रधानमंत्री की बात जब करेंगे तो करेंगे। अभी पहले देखो राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हमारी जो संसदीय प्रणाली क्या बोल रही है कि नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये समझा दिया। क्योंकि सब चीज इसके साइन के बाद हो रही है, इसने कुछ बनाया नहीं है, बनाया मिनिस्टर ने है, बनाया प्रधानमंत्री ने है, मंत्रिपरिषद कुछ आपस में डिस्कशन के बाद बनाया, लेकिन साइन किसका लगा है? राष्ट्रपति का। ठीक है, इसलिए नाम मात्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। इसके अलावा जहां पर संसदीय व्यवस्था होती है वहां पर वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसी मंत्रिपरिषद को क्या बोल रहे थे? सरकार। जब हम सरकार सामान्य भाषा में बोलते हैं तो हमारा मतलब निकलता है मंत्रिपरिषद की मंत्रियों से। समझा? वैसे तो हम जब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, क्लास 8, 9, 10 की किताब में लिखा हुआ है कि सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। ये सारी चीज सरकार के अंग माने जाती है। लेकिन जब कहते हैं ना भारत सरकार ने किया, सरकार का ये मानना है, सरकार के मंत्रियों ने किया, तो असल में हमारा मतलब क्या है? सरकार के मंत्रिपरिषद से मतलब। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात, इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति के कहने पर भी सब हो रहा है, राष्ट्रपति के साइड में हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति असल में किसका कहना मान रहा है? मंत्रिपरिषद का। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? मेरी बात सुनाई? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। पहले बाध्य नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से बाध्य किया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो नोट करो इन चीज को, जल्दी नोट करो। एक दो लाइन लिखो। अभी तो राष्ट्रपति स्टार्ट हो रहा है,
बहुत टाइम लग रहा है। असल में मैं समझ नहीं पा रहा ना कि तुम लोग कितना कितना हो गए। मुझे लगा कि सर तुम लोग का मेडिटेशन का स्ट्रक्चर हो चुका होगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ सर कि बहुत सारी चीजें नहीं हुई है, जो भी हुआ। देखो देखो राष्ट्रपति इधर किया ना, देखो अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार किसी भी कानून के क्रियान्वयन में, किसी भी कानून का क्रियान्वयन, ऐसे लिख लो, किसी भी कानून का क्रियान्वयन में मत लिखो का क्रियान्वयन राष्ट्रपति की अनुमति से होता है या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होता है। ठीक है, देखो राष्ट्रपति को सरकार की कार्यपालिक शक्तियों का शीर्ष माना गया है। कार्यपालिक शक्तियों का शीर्ष माना गया है। राष्ट्रपति को सरकार की कार्यपालिक शक्तियों का शीर्ष माना गया। ठीक है, और आगे देखो, देखो इसी अनुच्छेद के अनुसार या तो राष्ट्रपति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, या तो राष्ट्रपति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने द्वारा नियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अपने इन दायित्वों का या अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। अपने इन दायित्वों का निर्वहन करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अनुच्छेद 52 में क्या है? सिंपल, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति मतलब एक ऐसा आदमी जिसे लोगों ने इलेक्ट किया हो, जो देश के हेड पर बैठा हो, जो राज्य के शीर्ष पर बैठा हो, जो राज्य का प्रमुख। हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख अलग और सरकार का प्रमुख अलग व्यक्ति होता है। सरकार का प्रमुख किसे माना जाता है? सरकार का मुखिया, प्रधानमंत्री, है ना। और राष्ट्र का प्रमुख किसे बोल रहे हैं? राष्ट्रपति को बोल रहे हैं। और ये राष्ट्रपति पे जो आदमी बैठा है, तब तक बैठा हुआ आदमी, ये भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्टेड, समझा, लोगों द्वारा चुना गया। क्या मेरी बात क्लियर है? एक ऐसा राज्य जहां पर सर्वोच्च शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति लोगों द्वारा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ऐसे ही राज्य को क्या बोलते हैं? ऐसे ही राज्य को क्या बोलते हैं? दो लड्डू खा लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। ऐसे ही राज्य को क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है? गणतांत्रिक राज्य, गणतंत्र। कोई दिक्कत नहीं है ना, याद रहेगा। तो ये अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो लोगों द्वारा चयनित होगा। अब लोगों द्वारा चयन की क्या प्रक्रिया है तो आगे की बात है। लोग खुद से जाकर उसकी चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होंगे, अलग बात। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर से लोगों से जुड़ा होगा। हो सकता है डायरेक्टली लोग उसे वोट ना कर रहे हो सकता है किसी के माध्यम से वोट कर रहे हो। भाई आपके शहर के लोगों ने किसी सांसद को वोट किया,
किसी विधायक को वोट किया और वो सांसद और विधायक राष्ट्रपति को चुनाव करना है, राष्ट्रपति का चयन करना, उसके चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ के सांसद आपके वोटों का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति का चयन कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? एक तरह से यहाँ के विधायक आपके दिए गए मत का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रपति का चयन कर रहे हैं। मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बात कहां लिखी हुई है? सीधे आर्टिकल 52 में सांसद वाली बात नहीं लिखी, विधायक वाली बात नहीं लिखी है, लेकिन लोगों द्वारा इलेक्टेड होगा ये बात लिखी हुई है। डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली होगा, प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से होगा, कैसे होगा वो नहीं लिखा। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? 53 में क्या लिखा हुआ है? क्या बताओ कि संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति, जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है, वो किसके पास, किसके सिग्नेचर में नहीं होगी? राष्ट्रपति के। संघ को जो भी क्रियान्वयन करना है, केंद्र को जो भी योजनाएं, जो भी क्रियान्वयन करना है, वो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति से आ रही है। मेरी बात सुनो, यहां तक कि राज्य में भी, ये ना सोचा कि राज्य में नहीं कर रहे, राज्य में ये काम कौन कर रहा है? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। और राज्यपाल की भी नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति ने। क्या मेरा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो राज्य स्तर पे राज्य की विधायिका को कानून बनाने की शक्ति तो है, लेकिन वो कानून में अमल लाने के लिए कौन आदमी बैठा हुआ है? राष्ट्रपति का द्वारा अपॉइंटेड बंदा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति। मेरी बात में राष्ट्रपति का या संघ का प्रतिनिधित्व राज्य में करने वाला व्यक्ति, गवर्नर, राज्य। कोई दिक्कत नहीं है? मेरी बात सुन रहे? इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो कमिंग बैक एक बार देखो इसे। असल में ये तो बात सही है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। मतलब क्या कारण होता है? क्योंकि अंततः अभी हम देखेंगे आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, 74 में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद है ना, जिसका लीडर कौन है? जिसका लीडर कौन है? प्रधानमंत्री। अंततः तो राष्ट्रपति सारी बातें जो है वो इसी मंत्री परिषद की ही सुनते करता है काम। राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक से करने का निर्देश नहीं। कानूनों पे कहां साइन, कैसे क्या होना है, क्या चीज कर सकता है, क्या चीज नहीं कर सकता है, किसका अपॉइंटमेंट करना है, किसका नहीं करना है, किसे अगला न्यायाधीश बनाए, किसे नहीं बनाए, किसे अगला एजीआई यानी महान्यायाधीश बनाए, किसे नहीं बनाए, वो सारी चीजें कर रहा है राष्ट्रपति। लेकिन अंततः वो सारी जो निर्णय है कहां से आ रहे हैं? मंत्रिपरिषद से आ रहे हैं। और उस मंत्रिपरिषद को लीड कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। क्योंकि मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री लीड कर रहा है, इसका मतलब मंत्रिपरिषद के अपने ओपिनियन पर, मंत्रिपरिषद के अपनी राय पर प्रधानमंत्री की गहरी छाया है। मेरी बात समझ? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की रायों को प्रभावित कर सकता है। मंत्रिपरिषद समझ रहे हो ना? जो मंत्रियों का समूह है, उसमें मुख्यमंत्री कौन है? मेन मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। मेरी बात समझ? तो इस चीज का इस्तेमाल करके, और एक और चीज अभी आगे बढ़ेंगे, है ना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी चीज आएगी अभी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो उसका इस्तेमाल करके वो मंत्री परिषद के मंत्रियों के डिसीजन को प्रभावित करता है, रायों को प्रभावित करता है। तो अंततः असल में हमें दिखने में लग रहा है कि राय कहां से आ रही है? मंत्री परिषद से, लेकिन हो सकता है राय कहां से आ रही है? प्रधानमंत्री से। क्या मेरी बात सुन रही? कोई दिक्कत नहीं है ना? और प्रधानमंत्री इस तरह से देखा जाए तो जो बोल रहा है राष्ट्रपति केवल कर रहा है। भाई तुमने पानी पिया, किसने बोला पानी पीने के लिए? हाथ में या दिमाग में? दिमाग में बोला, गले में प्यास लगी हुई थी। सुनो, हाथ में क्या किया कि दिमाग के ऑर्डर को फॉलो किया। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, दिमाग का ऑर्डर फॉलो कर रहा है कौन? हाथ। तो वही हाथ कौन है? राष्ट्रपति। ऑर्डर कहां से आ रहा है? प्रधानमंत्री से। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो बस वास्तविक शक्ति का केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद। कोई दिक्कत नहीं है? नोट करो, जैसे लिखो लिखो देखो, हालांकि समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त मानी जाती है। लिखो, हालांकि समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त मानी जाती है, फिर भी
वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद एवं उसके मुखिया यानी प्रधानमंत्री के पास होती है। वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद एवं उसके मुखिया प्रधानमंत्री के पास होती है। थोड़ा तेज लिखेंगे, हम लोग दोनों आगे लिखेंगे, समझा? एक हाथ से प्रधानमंत्री उनके मुखिया ऐसे बना के लिखेंगे, समझा? खुद को थोड़ा तेज लिखेंगे। चलो इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति ये भी बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है, ठीक है? आर्मी का कमांडर है, सबसे बड़ा कमांडर है। मेरी बात सुनाई? आर्मी कमांडिंग पावर से क्या तात्पर्य है कि देखो आर्मी कभी भी देश को तख्ता पलट नहीं कर पाएगी। मेरी बात सुनाई? क्योंकि आर्मी का कमांडर ही कौन है? राष्ट्रपति है, तो तख्ता पलट हो नहीं पाएगा। क्योंकि अंतिम जो किसी भी आर्मी को जो अंतिम ऑर्डर आता है या डिफेंस मिनिस्टर है, तो डिफेंस मिनिस्टर के ऑर्डर दे रहे हैं ये कर दीजिए वो कर दीजिए, लेकिन वो सारे ऑर्डर उन्हें देने की जो उन्हें जो दे सकते हैं ऑर्डर, ये उन्हें पावर कौन दे रहा है? राष्ट्रपति। ये शक्ति उसमें राष्ट्रपति ने शक्ति दे रखी। मेरी बात सुनाई? और अंततः साइन ऐसे डॉक्यूमेंट्स के राष्ट्रपति का ही होता है। राष्ट्रपति है ना, वो ही डिसाइड करेगा कि देश में आपातकाल लगेगा या देश में युद्ध काल आ गया है या देश को युद्ध समाप्त करना है या नहीं करना है, कहां पर किस तरह की फायरिंग हुई, कहां पर किस तरह का सीज फायर हुआ, वो सारे के सारे साइन जो है राष्ट्रपति के मानने। क्या मेरी बात क्लियर है? अभी हम एकदम टाइम नहीं हमारे पास, एकदम टाइम लेंगे, ठीक है? कितना क्लियर हो गया? आप कोई भी डाउट है तो आप 5:30 के बाद 10 मिनट के लिए रुक जाइएगा, अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? कहीं नोट करके रखिए। समझदार बच्चे वो होते हैं जो अपना डाउट कहीं आए तो नोट कर ले, वरना अभी ये डाउट फिर साल बाद दोबारा वही डाउट हो जाएगा, फिर 2 साल बाद दोबारा हो जाएगा, एग्जाम में वही क्वेश्चन दिख जाएगा। समझे? तो इसलिए कोई नोट कर लिया करो, उसका आंसर भी नोट कर लिया करो। ये नोट किया? राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। नोट किया? नोट करो इसे। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इसके अलावा ये बताइए आप लोगों को कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? प्रथम नागरिक क्या मतलब होता है? व्यक्ति तो बहुत जबरदस्त होंगे। हाँ, उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? क्योंकि जनगणना की शुरुआत राष्ट्रपति से हो रही है, इसलिए उसे भारत का प्रथम नागरिक कहेंगे, या चूंकि वह प्रथम नागरिक माना जाता है इसलिए जनगणना की शुरुआत उससे होती है। हाँ, तो प्रथम नागरिक क्यों माना जाता है? क्योंकि जनगणना की शुरुआत में आगे हमारी पहले करो, हमारी पहले करो, ऐसे बोल रहा है, तो प्रथम नागरिक मान लिए हैं? बताओ, भारत का प्रथम नागरिक का मतलब हुआ राष्ट्रपति की वरीयता सारे संवैधानिक पदों में सबसे ऊपर। देखा नहीं बनाया था वो चार्ट, मैंने देखा जा रहा है सबसे ऊपर कौन दिख रहा है? पीए में सीजीआई राष्ट्रपति दिख रहा है ना। मेरी बात सुनाई? तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति है, समझ? उससे प्रथम उससे ज्यादा वरीयता किसी की नहीं होगी। मेरी बात सुनाई? अगर पूरे इंडिया में एक वैक्सीन आई है कोविड की, हाँ समझ गए, मतलब मजाक कह रहा हूं, समझ आया? अगर पूरे इंडिया में एक रसगुल्ला है तो वो किसी के लिए आ जाएगा? तो सारी वरीयता जो है वो उसकी है, उसके बाद बाकी लोग का नंबर लगेगा। क्या मतलब क्लियर है? अरे बोलो, समझ आ गया? चलो, तो प्रथम नागरिक का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा वरीयता वाला, समझा? नागरिकों में भी प्रथम वरीयता या सरकारी पदों में भी प्रथम वरीयता किसे मिलेगी? राष्ट्रपति। इस बात को नोट करो, तो मैं भूल जाओगे। देखो, भारत राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है,
भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। नागरिक है और लिखो इसका लिखो अर्थात लिखो ना, या इसका मतलब लिखो, इसका मतलब अर्थात लिख लो, अर्थात नहीं लिखा, अर्थात संवैधानिक पदों में न केवल इसकी सर्वोच्च वरीयता है, तुम्हें मेरी हिंदी का मजाक उड़ा रहे, न केवल इसकी सर्वोच्च वरीयता है, ना केवल लिखना, ना मत लिखना, ना केवल यानी कि साथ ही मतलब होता है ना, ना केवल इसकी सर्वोच्च वरीयता है, साथ ही नागरिकों ने भी इसकी वरीयता प्रथम मानी जाएगी। राम जवाया किस कहां गायब हो गई? इसकी वरीयता प्रथम मानी जाएगी। नोट कर लिया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में एक केस आ चुका है 1955 में, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना? लिखोगे, लिखो इस केस के बारे में एक नोट बनाओ, लिखो राम जवाया कपूर बनाम राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य मामला। डैश लिखो, इसमें लिखो 1955। देखो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिक शक्तियों को परिभाषित करते हुए क्या कहा था? परिभाषित करते हुए, अब रुक जाओ, क्या कहा था? क्या होती कार्यपालिक शक्तियां? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। और सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जो आंसर आ रहा है वो बताओ। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कार्यपालिक शक्ति के नाम पर क्या? मंत्रिपरिषद का दिमाग। और कार्यपालिक शक्ति के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कि ऐसी व्यक्तियां जो ना विधायिका भी हो और ना ही न्यायपालिका भी हो। दिन क्या है? जो रात नहीं है। समझ? अरे बोलो, समझ आओ ना। लड्डू क्या है? जो बर्फी नहीं है। यही सारे डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन जो है, ये परिभाषा जो समझदार लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय ने, कि कार्यपालिका की शक्तियां वो बची हुई शक्तियां हैं जो विधायिका की श्रेणी में और न्यायपालिका में नहीं आती। समझा? वो सारी की सारी शक्तियां कार्यपालिका की शक्तियां मानी गई। वो छोटा काम भी बड़ा काम भी है, साइन कराने भी है, या फिर जब पहली बार कोई बिल टेबल पे लाया जाएगा डिस्कशन के लिए, जब डिस्कशन पे लाया जा रहा है, जब किसी मिनिस्टर ने वो बिल पहली बार रखा, तो वो कार्यपालिक शक्ति है उसकी। जब डिस्कशन हो रहा है, जब विचार विमर्श हो रहा है, जब बहस हो रही है किसी बिल पर लोकसभा राज्यसभा में, तो ये विधायिका की शक्ति है। मेरी बात सुनाई? उसमें जो बदलाव लाए गए बहस के समय पर, वो विधायिका की शक्ति है। लेकिन जब वो बदलाव एक्सेप्ट कर लिए गए मंत्री द्वारा और दोबारा से उस बिल को लिखा गया, संशोधित किया गया, तो अगेन ये कैसी शक्ति है? कार्यपालिक शक्ति। समझ पाए मैंने क्या बोला?
बिल का सदन में प्रस्तुत किया जाना कार्यपालिका का काम है या विधायिका का काम है? मुख्यतः एक बिल वैसे तो प्राइवेट मेंबर भी प्रस्तुत कर सकता है, जो जिसकी पार्टी की सरकार ना हो वो भी आ सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर एक बिल एक मंत्री लाता है, जिससे मंत्री समझ रहे हो ना, किसी पार्टी का होगा, उसे सपोर्ट मिलेगा, वो बिल पास हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मुख्य रूप से एक बिल का प्रस्तुतिकरण समझ आ रहा है, विधायिका का काम नहीं, कार्यपालिक शक्ति माना जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जब वो बिल प्रस्तुत हो गया, उसके बाद जो विचार विमर्श, जो डिबेट चल रहा है, जो बहसें चल रही है, जो संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है और वो संशोधन एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये सब विधायिका का काम। लेकिन दोबारा से उस संशोधन को एक्सेप्ट करके असल में दोबारा से नया बिल लिखा जाना, मेरी बात में दोबारा से किसका काम? कार्यपालिका का काम। क्या मेरी बात क्लियर है? और बिल दोबारा से बहस में आ गया, विधायिका का काम। लोकसभा में बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई, विधायिका का काम। अब ये बिल पास होकर लोकसभा से राज्यसभा से कहां पर आ गया? किसके पास आया? राष्ट्रपति के पास। संसद के 3 अंग, समझ रहे हो ना? क्या क्या अंग है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों बनाया गया? क्या कारण है? क्योंकि संसद की कार्यवाही, जो मेन कार्यवाही यानी कि नियमों का या कानूनों का पास किया जाना, वो बिना राष्ट्रपति के साइन के पूरा नहीं माना जाएगा, इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया गया। मेरी बात सुन, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब राष्ट्रपति का साइन किया जाना इस बिल पर, ये कैसी शक्ति हो गई? कार्यपालिक शक्ति हो गई, कार्यपालिका की शक्ति हो गई। क्या मेरी बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकती है, इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि बिल का प्रस्तुतिकरण भी विधायिका की शक्ति है। नहीं, बिल पर बहस, प्रस्तावित संशोधन, उसे पास किया जाना या रिजेक्ट किया जाना, ये किसकी शक्ति है? विधायिका की। लेकिन बिल का प्रस्तुतिकरण पहली बार जब बिल टेबल पर रखा जा रहा है, कार्यपालिक शक्ति। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट करोगे कितना नोट किया तुमने? हाँ, इस मामले में शक्तियों को परिभाषित करते हुए यह कहा कि विधायी शक्तियों एवं न्यायिक शक्तियों के बाद बची हुई शक्तियां कार्यपालिका की शक्तियां मानी जाएंगी। कार्यपालिका की शक्तियां मानी जाएंगी। और इन शक्तियों के अंतर्गत लिखोगे, और इन शक्तियों के अंतर्गत कानूनों का क्रियान्वयन, कानूनों का क्रियान्वयन मुझसे जानबूझ के लिखवाते हैं कि गलत करेंगे तो हम लोग फंसेंगे। कानूनों का क्रियान्वयन कॉमा सरकार की नीतियों का निर्धारण, विधेयक का प्रस्ताव, विधेयक समझ गया ना? जब पहली बार प्रस्तावित होगा, पहली बार आएगा, विधेयक का प्रस्ताव, क्रियान्वयन क्या लिखा तुमने? सरकार की नीतियों का निर्धारण कॉमा विधेयक का प्रस्ताव कॉमा आगे लिखोगे कानून एवं व्यवस्था का मेंटेनेंस, कानून एवं व्यवस्था का मेंटेनेंस लिखो,
मेंटेनेंस नहीं समझते तुम लोग, समझ गए ना? मेंटेनेंस यानी कि कानून व्यवस्था चलती रहे सुचारू रूप से, ठीक है? कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, हाँ, प्रॉपरली चलती है, संचालित होती है, हाँ, कानून व्यवस्था का संचालन, मेंटेनेंस, कॉमा, आगे लिखोगे राज्य की विदेश नीति, राज्य की विदेश नीति, राज्य की विदेश नीति को दिशा देना एवं 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 प्रशासनिक व्यवस्था देखना, कहने का मतलब समझ गया ना? प्रशासनिक व्यवस्था सही चले, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था देखना। ये सारे काम किसमें आते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिक शक्ति में। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए? एक बार गोथ्रू करो, एक बार गोथ्रू करो। किस केस में बोला था ये सब चीजें? राम जवाहर कपूर केस में किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या आता है। क्या नंबर क्लियर है? सब में आगे नोट करो, इसके आगे इधर नोट कर लिया, ठीक है। अब इसमें अनुच्छेद 74 दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा और ही बात करेंगे, ठीक है? चलो पहले थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में लिख लेते हैं, वरना भूल जाएंगे। अभी हम उसकी निर्वाचन प्रक्रिया पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसकी निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्लास में जब बताऊंगा तभी आपको समझ आएगी। केवल ये रख के काम नहीं चलेगा, ठीक है? पिछली बार बताया था शायद लास्ट क्लास में ना, तो जैसे बाद में बताएंगे। अभी आप क्या लिखो, पहले आप समझो कि राष्ट्रपति का जो चयन हो रहा है ना, वो मेन किस काम करने के लिए हो रहा है। तो एक चीज लिखो, एक लाइन लिखो, देखो अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार 74 बेटा मुझे आ रहा है 74, अनुच्छेद 74 के अनुसार अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्री परिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, उसका कार्य राष्ट्रपति को सलाह, उसका कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना एवं हेल्प, यानी क्या बोलेंगे तो सलाह देना एवं, एक मिनट रुक जाओ, ज्यादा अच्छे शब्द खोज रहा हुआ तुम लोग को, कुछ नोट में भी रहेगा ना। एवं सहायता प्रदान करना होगा, तो आसान होगा, सहायता प्रदान करना होगा, सलाह देना एवं सहायता प्रदान करना होगा, ठीक है? प्रदान करना होगा। देखो अनुच्छेद 74 अपने मूल स्वरूप में, यानी कि जब लिखा गया था उसका मेन उद्देश्य ये था कि राष्ट्रपति निर्णय ले रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्णय में असल में निर्णय कौन ले रहा है? राष्ट्रपति को चेहरा है, असल में दिमाग कौन है इसका? मंत्रिपरिषद। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ी बात आती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1959 में जब जवाहरलाल नेहरू ने और सरकार ने बोला कि केरल पर क्या कर दो, आपातकाल घोषित कर दो। केरल, मेरी बात को तमिलनाडु में आ गया, केरल में आपातकाल घोषित कर दो। समझ केरल में कौन सी गवर्नमेंट जीतता आ जाएगी? देखो एक चुनाव हुए 1952 में, हर जगह कांग्रेस जीती, और एक चुनाव हुए 1956 में, जहां पर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन रही। मेरी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना? 56 में 57 में, सॉरी 57 में, 57 से 59 तक
कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सरकार चला रही थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बोलना था कि उन पर अतिशय हो रहा है, उनके साथ है ना अत्याचार हो रहा है। तो इस बात को वो नेहरू और सरकार का कौन आते हैं जो कि केंद्र में रहती है। क्या मेरी बात क्लियर है? नेहरू जी ने और केंद्र सरकार ने क्या सोचा कि अगर हम आपातकाल घोषित कर दें, समझे, या राष्ट्रपति शासन लगा दें वहां पर। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में हम केरल की राज्य सरकार को स्थगित करके उसकी बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो नेहरू जी यह सूचना लेकर या रिक्वेस्ट लेकर किसके पास गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात कर रहे हैं, कह रहे राजेंद्र बाबू हम सोच रहे हैं कि यार केरल के लोग, हमारे कांग्रेस के लोग बड़े परेशान चल रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले बड़े आतंक मचा दिए, वहां जीना हराम कर दिए। ऐसा है कि भाई वहां पर आप है ना राष्ट्रपति शासन लगा दो, हम आपको वो भेज रहे हैं, आपका साइन चाहिए, बस साइन करके राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? राजेंद्र बाबू बोल रहे हैं कि नहीं, इतनी भी खराब अवस्था में दिख नहीं रही है नेहरू जी, समझा, हालात दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन में इसका कोई उत्तर नहीं है। आप इनसे पहले बातचीत करो, एक बार वार्निंग दे दो, है ना, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब नेहरू जी अड़ गए, ये सरकार के लोग, नेहरू जी एग्जैक्टली नहीं कि सरकार के लोग अड़ गए, कह रहे कि नहीं, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि आप वही करोगे जो मंत्रिपरिषद कहेगा। अगर हमने बोल दिया राष्ट्रपति शासन लगाओ तो लगाओ, और जब बोलेंगे हटाओ तो हटाओ। समझ आ रहा है मेरी बात? नहीं। अब इस बात से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे, खुद भी एक वकील थे, समझा, क्या उन्हें गुस्सा नहीं आएगा? आएगा। वो खुद भी संविधान निर्माता के हैसियत से, मेरी बात में, उस जहां संविधान असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके अध्यक्ष थे, वो उसके चेयरपर्सन थे, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कहां ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, ज्यादा पढ़े, तो उन्होंने अनुच्छेद 74 की भाषा को दोबारा पढ़ा, 4 बार पढ़ा, जितने बार पढ़ा, समझा, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संविधान में यह बात लिखी ही नहीं है कि राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यता रहेगी कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह के द्वारा दिया गया सुझाव वो माने ही माने। तो लेकिन अभी पूरा समझ गए, देखो कहां लिखा हुआ है इसमें, ये थोड़ा लिखा हुआ है कि जो तुम कहोगे भाई हम मान लेंगे। बात नहीं, हमारे ऊपर किसी की बाध्यता नहीं है। और इसकी भाषा देखो क्या लिखा हुआ है, इसकी भाषा में लिखा हुआ है कि तुम हमें असिस्ट करोगे, तुम हमारी सहायता करोगे, यानी तुम हमारे क्या हो, सहायक, समझा, तुम हमारे जूनियर हो, हम तुमसे जूनियर नहीं है, हम राष्ट्रपति हैं इंडिया के, तो हमें मत सिखाओ बेटा, समझा। अब नेहरू जी पर लड़के देख रहे संविधान, तेरा बात तो सही है, बाध्यकारी में लिखा नहीं है, अब कौन सुप्रीम कोर्ट के चक्कर जाए, हम 10 बार बोलेंगे नहीं साइन करेंगे, उनका निकाल लेंगे उनका। भाई प्रधानमंत्री क्या ऐसे बोलने का किताब देगा राष्ट्रपति को, करो कैसे नहीं साइन कर दो, है ऐसा कुछ प्रावधान लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री पेश कर देगा राष्ट्रपति के ऊपर। अरे कितना बड़ा संवैधानिक भूचाल आ जाएगा अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर पेश कर दिया, देश अनस्टेबल हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा देश में। समझ नहीं है, असल में नहीं आकर बता रहे हैं सब, मेरी बात सुन रही, सरकारें गिर जाएंगी, वही कह रहे हैं, मेरी बात सुन रही है। तो अब भाई इतनी परेशानी हो गई, तो फिर नेहरू जी का टोन थोड़ा डाउन हुआ, वो क्या बोलेंगे, ऐसा है कर दो भाई, परेशानी में हम लोग, समझा करो बात, वहां पर स्थिति ज्यादा बुरी हो रही है। हाँ तो राष्ट्रपति, हाँ ऐसे बोलो, रिक्वेस्ट करो, असिस्ट करो, बताओ, समझाओ, ऑर्डर मत दो, मेरी बात सुनाई। और फाइनली केरल में राष्ट्रपति शासन लगे। क्या मेरी बात सुनने आ रही है? लेकिन जब ये गहमा गहमी बढ़ी तो पहली बार ये चर्चा आम हो गई, समझ रहे, न्यूज़पेपर में लोग डिबेट कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें चल रही है कि क्या राष्ट्रपति का पद महज मंत्रिपरिषद के लिए एक कठपुतली समान है, जैसा इशारा करेंगे वैसा डांस थिरकेगा। मेरी बात नहीं, अगर ऐसा ही राष्ट्रपति चाहिए था तो इतना इलेक्शन करवाने की क्या नीति थी? किसी छोटे बच्चे को उठाकर बैठा है कि आज तुम राष्ट्रपति हो गए,
केवल एक रबर स्टैंप पोस्ट है, अगर पोस्ट है ना, केवल काम इसका आए हुए चीजों पर रबर लगाना, ले वाला ला भाई ला तेरे को भी रबर लगा, केवल एक स्टैंप लगाने वाली पोस्ट है, तो इतना ढकोसला करने की क्या आवश्यकता है? इतना बड़ा इलेक्शन और इतना बड़ा समझो ना जिम्मेदारी देने की, बड़ी बड़ी बातें लिखने की, आर्टिकल लिखने के 10 फीट के बारे में, इसकी आवश्यकता ही क्या थी? समझो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज चलती रही बहुत ज्यादा व्यवस्थित बढ़ गई। और एक बात तो मैं आगे सब देखो कि अगर राजनीति का किसी खराब हो जाए तो सहायता नहीं मांगेगा, और जो भी एडवाइस दोगे, सुझाव दोगे, उसे भी मना कर देगा, क्योंकि नहीं लोगे जाओ भाई। एडवाइस कहती, डॉक्टर ने बोला दवाई लगा लो, समझो। अब लगाओगे नहीं लगाओगे किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। क्या आपको बाध्य कर सकता है? अरे बोलो, मेरी बात सुनाई। लेकिन अभी आपको जंजीर लगी हुई है, लोग पहले पागलपन कर रहे थे, लोग काट ले रहे थे, लोग समझो, लोग पैर का मांस उखाड़ ले रहे थे इतना काट के। मेरी बात सुनाई। अब आप पागल हो चुके हो, अब आपको सील लगेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो राष्ट्रपति कोई ऐसा तो थोड़ा जो बात कर सके, समझा? तो ये डिबेट चल रही थी कि किसका, अगर हम राष्ट्रपति को बार बार ऐसे नचाते रहेंगे मंत्रिपरिषद की, समझ लो, इसके इशारे पर, तो क्या संवैधानिक सर्वोच्च पद की गरिमा तार नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। वो अपने मन से कुछ कर नहीं पा रहे, उसने आज में भाषण दिया और उसके अपोजिट कल आप लाके उसे साइन करा दिए। वो कह रहे यार हम ये देख के आए वहां पर, और तुम हमसे ये राशन का साइन करा रहे हो। मेरी बात समझ रही है? तो इसी वजह से ये बात चली आ रही थी, डिस्कशन हो रहा था, आम जनमानस में डिस्कशन हो रहा है। जो स्कॉलर्स हैं, जो एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, कई बार कोर्टें आपस में बहस कर रही, आपस में मंदिर से, यानी कि जब भी कोई केस चल रहा है तो बहस हो रहा है। क्या मेरा क्लियर है? अंततः 42वां संविधान संशोधन लाकर, अंततः 42, अच्छा ये चीज देख कौन रहा था बचपन में? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी देख रही है कि हमारे पिताजी को इतना पीड़ित कर दिया है ना, तो हमारे पास भी ये समस्या आएगी। तो देख रखी है, नजर रख रही है चीजों पर, आगे चल के बाई चांस प्रधानमंत्री बन गई। तो प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने एक काम किया, 42वां संविधान संशोधन लाया, और उसमें उन्होंने बोल दिया कि राष्ट्रपति पर बाध्यता रहेगी, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, 42वें संविधान संशोधन 1976 से अनुच्छेद 74 को एडिट करते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रपति को पूर्णतः क्या बना दिया? ऐसे बोल रहे, लेकिन बना दिया, सही बात है। मेरी बात सुनो, सच में बना दिया। अब सुनो तो मेरी बात, अभी बात भी बुरी हुई है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अफकोर्स इस चीज का अपोज होगा, लोग इस बात को नहीं मानेंगे कई बार, है ना। और ये वही समय है जब न्यायपालिका से भी झगड़ा कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ समझ ना, कुछ क्रिएटिव हो रही है हर जगह पर। तो ऐसे में जो नई सरकार चुनकर आई 44, समझ लो ना, 1978 में जो नई मोरारजी देसाई की सरकार चुनकर आई, इंदिरा गांधी को हराकर जनता गवर्नमेंट, उसने 44 संविधान संशोधन लाकर इस चीज को, बातों वाली बात को पूरी तरह से नहीं हटाया, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति को थोड़ा स्कोप, थोड़ा सा रूम, थोड़ी सी जगह दे दी। क्या बोला कि राष्ट्रपति का अगर मन ना करे तो एक बार ऐसे सुझाव, ऐसे प्रस्ताव को वापस कर सकता है। मेरी बात नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रपति ने एक बार वापस कर दिया है और अब भी मंत्रिपरिषद उसी सुझाव को लेकर दोबारा से उसके पास पहुंच जाए, तो राष्ट्रपति को पास करना ही करना पड़ेगा, उसके ऊपर बाध्यता बनी रहेगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 3 चीजें हुई, समझ आ गए? ठीक है, पहले बहना देनी हुई, उसमें कोई केस नहीं था, बस ऐसे ही जो सामाजिक वार्ता होती है, लोगों बातचीत हो रही, न्यूज़पेपर में निकल रहा है, ठीक है, न्यूज चैनल पे आ रहा है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिर 42वें संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के पद को नियंत्रण में लाने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया? बाध्यता वाली बात जोड़ दी कि राष्ट्रपति बच नहीं सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में
जब इंदिरा गांधी सरकार हट गई, जब नई पार्टी आई, नई गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने बांटा वाली बात को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा स्कोप राष्ट्रपति को भी दे दिया। क्या बोला कि अगर एक बार वापस किया गया तो मंत्रिपरिषद दोबारा से विचार विमर्श कर ले, लेकिन अगर दोबारा विचार विमर्श करके उसी प्रस्ताव को भेज दिया तो अब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, राष्ट्रपति को वो बात, वो सुझाव मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए अभी भी हम बोलते हैं राष्ट्रपति कैसा हेड है, नाम मात्र। क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद चाहे, एक बार तो मना कर देगा वो कि नहीं ये बिल पास नहीं करेंगे, जा ऐसे करना चाह रहे हो, हम नहीं करेंगे। सबका कॉल रिकॉर्ड सुनना चाह रहे हो कि लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, कौन सी बुराई कर रहे हैं पार्टी की, हम नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे, ऐसा कोई बिल नहीं आएगा। समझ आ रहे हैं? तो राष्ट्रपति वापस कर सकता है। लेकिन अगर दोबारा से मंत्रिपरिषद उसी बिल को पास करते हैं, उसी बिल को अगर दोबारा से आ जाता है पास होकर, या बिल की तो बात ही नहीं है, यदि सुझाव की बात हो रही है, अगर मंत्रिपरिषद दोबारा से किसी उसी सुझाव को ले आता है, अभी बिल की बात नहीं कर रहे, बिल में भी यही चीज है, समझ। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा से सुझाव ले आता है तो राष्ट्रपति अब कुछ नहीं कर सकता, उसे वो चीज पास करनी माननी पड़ेगी, समझ भाई। प्रधानमंत्री ने बोला कि XYZ को क्या बना दो, अगला मुख्य न्यायाधीश बना दो। राष्ट्रपति बोलेगा यार इस पे तो इल्जाम लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, समझ, इस पे तो यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगा हुआ है, इसे कैसे बना दो? इसे बना देंगे तो देश का चरित्र खतरे में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा देश की सरकारी संस्थाओं पर, समझ आ रहा है? प्रधानमंत्री इसे मत बनवाओ, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, एक आदमी बाईपास कर दे, किसी और को बना दो, समझ। लेकिन फिर भी अगर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद ने उसी आदमी का नाम पास कर दिया तो अब राष्ट्रपति के पास और कोई चारा नहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? बस सही बात नोट कर लेंगे, नोट करोगे, लिखो मूलतः अनुच्छेद 74, मूलतः अनुच्छेद 74 जब तक कि इसका संशोधन नहीं किया गया था, यानी कि असंशोधित था, जब तक कि इसका संशोधन नहीं किया गया था, किसी भी प्रकार की बाध्यता को वर्णित नहीं करता था, किसी भी प्रकार की बाध्यता को वर्णित नहीं करता था। वर्णित यानी कि किसी भी प्रकार की राष्ट्रपति को बाध्यता नहीं है, ठीक है, बस इसी की बात है ना। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 से लिख लो, के बाद लिखो, से अनुच्छेद 74 को संशोधित किया गया, और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए या सलाह मानना लिख लो, सलाह मानना बाध्यकारी बनाया गया। मेरी बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसके आगे कर दो लाइन से चेक। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 74 को संविधान संशोधन से 44वें संविधान संशोधन 1978 से अनुच्छेद 74 को संशोधित करके
यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पास उनके दिए गए सुझावों की पुनर्समीक्षा करने के लिए उन्हें वापस लौटा सकता है। समझ आ गया? आगे लिखोगे हालांकि देखो जबकि देखो यद्यपि अच्छे वर्ड लिखो, मेरी भी थोड़ी इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो मुझे जरूरत है। यद्यपि समझ गया क्या मैंने? यद्यपि आधादार रहेगा ना? अरे तुम लोग भाई ये होता है यद्यपि, पढ़ पाते हो? हाँ, लेकिन पी कहां से? यद्यपि, चलो यद्यपि मंत्रिपरिषद अगर पुनर्समीक्षा करके उसी सुझाव को पुनः राष्ट्रपति के पास प्रेषित करें तो ऐसे सुझाव को मानना ही पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखो बाध्यकारी। अब तुम्हें मेरी भावना समझ गए हो, है ना? शब्द का चयन अपने आप से करो। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है? जाने दें? अभी कहां जाने दें? अभी तो थोड़ा पढ़ना है ना। क्वालिफिकेशन इसमें लिखी हुई है, निर्वाचन की पद्धति लिखी हुई है, अभी नहीं पढ़े। जब हम पढ़ाएंगे जब तुम्हें बताया कि सब काफी डीप में ही पढ़ाएंगे, है ना? हाँ, योग्यता देखते हैं। हाँ, लिखो अनुच्छेद 58 में, अब लाइन चेंज कर लो, बात खत्म हो गई, है ना? वो जो चेंजेस थे वो बात खत्म हो गई, अब अनुच्छेद 58 की बात लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज कर लो, लिखो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं उल्लिखित हैं। पहली योग्यता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। ठीक है, ये तो सब में लिखकर आ रहा है, कुछ याद हो चाहे ना हो, जितने भी सर्वाधिक पद है उन्हीं को मिलेंगे जो भारतीय नागरिक होंगे। मेरी बात सुन रहे? तो पहला योग्यता में पहले लिखो भारतीय नागरिक। दूसरा, कितनी होनी चाहिए उसकी उम्र? 35 वर्ष, उससे ज्यादा या 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम, न्यूनतम 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। समझ मेरी बात? देखो वो दूसरी योग्यता, देखो न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, दूसरी योग्यता होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? तीसरा लिखो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए।
क्या मतलब होता है? अरे वो तो सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो भी न्यूनतम योग्यताएं हैं वो सारी योग्यताएं भी ऑटोमेटिकली कौन पूरी करेगा? राष्ट्रपति। तो मैं लोकसभा का सांसद बनने के लिए जो भी न्यूनतम योग्यताएं वो दे देश का राष्ट्रपति भी मिनिमम वो तो पूरी ही करना चाहिए उन सबके साथ साथ। ऐसा नहीं कोई एक पूरी कर रहा है, समझ में आ रहा है? सारी चीजें कैसी हैं? सारी चीजें मिलाकर है, मेरे पास अनिवार्य है सारी चीजें। इसके अलावा चौथा नोट करोगे, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। क्या होता है सलोना जी लाभ का पद? आंसर नहीं बता रही है, बारी हो कहा बारी, यानी तुम मान चुकी तुम्हारा नाम यही है ना। अब बताओ लाभ का पद क्या होता है? बताओ बताओ, सरकारी पद? अधिक प्रॉफिट ना हो, थोड़ा प्रॉफिट हो, निवेश ना हो, शेयर ना हो, यही कहा था। लाभ का पद किसे बोलते हैं? कंपनी की बात कहां से आ गई? यही तो पढ़ा गया थे, कहां से पुंटकिया पढ़ ले रहे हो यूट्यूब पे? बताओ क्या सांसद राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं बन सकता। बन सकता है, बन सकता है। क्या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? बन सकते, उपराष्ट्रपति सवाल करते नहीं है? तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद किसे बोलेंगे? क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है? चूल्हे में से चली गई, बताओ किसे बोलेंगे लाभ का पद? कुछ बच्चे तो पहले से कुछ पढ़ रखे हैं, बताओ भाई। अब ऐसी कोशिश करो, दिमाग लगाओ। सरकारी कंपनी में बोल रहे, सरकारी पद बोल रहे, दोनों चीज सरकारी कंपनी में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। समय और बताओ क्या होता है सरकारी पद? क्या होता है लाभ का पद? सॉरी, सरकारी पद नहीं, लाभ का पद। पहली बार आप समझते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं। आप पता नहीं कहाँ इंटरेस्ट में जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं होना है। लाभ के पद में पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे क्या ऐसे? लाभ के पद में क्या है? लाभ के पद में सही बात थी आपने, संवैधानिक पद है सरकारी पद, समझा? इसके अलावा कोई भी ऐसा पद, समझे मेरी बात, कोई भी ऐसा पद जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें वेतन सरकार देती है, और जिसमें रिमूवल होते हैं ना, जिसमें पद से हटाया जाना, पदच्युत करना, समझा, वो भी सरकार करती है। मेरी बात में, जिसमें नियुक्ति, वेतन और रेजिग्नेशन या हटाया जाना, टर्मिनेशन, वो सब सरकार कर रही है, ऐसे पद को बोलेंगे लाभ का पद। क्या मेरी बात समझाई? समझा आ रहा है? लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गवर्नर का पद, सांसद का पद, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा, समझा? बाकी सब चुनाव में मान सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये सब लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लाभ का पद समझे वाली बात क्या है? पहली बात तो जैसे मूल ढांचे वाली बात है, वैसे लाभ का पद बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं है। लेकिन अभी तक जो भी सर्वोच्च न्यायालय के जो भी डिसीजन आए हैं, उनके अनुसार लाभ का पद किसे माना गया है? ऐसे पद जिसमें सरकारी नीतियां होती हैं, समझा, जिसमें सरकार आपको किसी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट, आर्थिक फायदा दे रही है, समझा, वित्तीय पोषण कर रही है। आप कोई एनजीओ है, समझा, जो सरकार के कॉन्ट्रैक्ट से चल रहा है, उसमें सरकार से कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया, कुछ गणना वरणा करने का बहुत सारे एनजीओ काम करते, बताइएगा आप लोगों को, मेरी बात सुनाई? तो वो सब लाभ के पद माने जाएंगे। आप कोई कंपनी है जो भवन निर्माण का काम करती है, जो हाईवे निर्माण का काम करती है, जो सरकार की हेल्प करती है, समझा, तो उस कंपनी के अगर आप मालिक हैं, उस कंपनी में कुछ भी काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर है, उस कंपनी को प्रॉफिट चाहते हैं, प्रॉफिट आता है,
तो वो सारे पद क्या होने जाएंगे, लाभ के पद माने जाएंगे। आप किसी ऐसी कंट्री में कंट्री मानेंगे, सरकारी पद में यही बता रहा हूं। कई बार बच्चे क्या समझते हैं कि लाभ का पद यानी कि सरकारी पद नहीं होना चाहिए, और सरकारी पद यानी कि क्या प्राइवेट कंपनी हो सकती है इसके पास, इस आदमी के पास, जिसे राष्ट्रपति के पास, जिसे राष्ट्रपति के तरफ आना है, हो सकती है भाई। उसके पास ऐसा बिजनेस नहीं होती है, बचपन से ही सपना देख पता पड़ा है कि आगे जैसे राष्ट्रपति बनेंगे, अरे राष्ट्रपति कोई नहीं बन जा रहा है, तो जिसे आइडिया नहीं होता कि राष्ट्रपति बनेंगे। मेरी बात सुनाई, तो उसका कोई प्राइवेट बिजनेस हो सकता है, समझा, उसकी प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट दुकान हो सकती है, लेकिन उस प्राइवेट दुकान का, उस प्राइवेट कंपनी का, उस प्राइवेट फैक्ट्री का कोई भी ठेका सरकार द्वारा निर्देशित ना हो, या वो सरकार के साथ ठेके में ना हो। मेरी बात सुनाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी भी काम की जिम्मेदारी या किसी भी तरह से वेतन या किसी भी तरह का आर्थिक लाभ वो सरकार से ना लेंगे, तभी उस पद को क्या बोलेंगे, मतलब अगर ले रहे हैं तो लाभ का पद बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर नहीं ले रहे हैं तो लाभ का पद नहीं। मेरी बात सुनना आ गई। लाभ का पद अभी भी पूर्णता बहुत अच्छे से डिफाइंड, परिभाषित नहीं, लेकिन सरकार अपने लाते हुए बिल में हर साल बिल ला रही है, जिससे लाभ के पद को है ना लगातार क्या करे, बता दी जा रही है कि ये भी लाभ का पद है, ये भी लाभ का पद है, ये भी लाभ का पद है। कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरी बात सुनाई, अरे बोलो भाई, हो सकता है राष्ट्रपति की चुनाव में जा रहे हो, लेकिन पहले से आप गवर्नर हो, पहले से ही सांसद हो, तो क्या सरकारी तनख्वाह पा रहे हो? हाँ पा रहे हो। गवर्नर सरकारी तनख्वाह नहीं पा रहे, पा रहे, तो क्या आप राष्ट्रपति की चुनाव नहीं लड़ सकते? लड़ सकते। मेरी बात सुनाई, लाभ का पद वो भी है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इन सारी पोस्ट को लाभ का पद नहीं माना गया, अन्य चुनाव में मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो लाभ का पद अलग अलग चुनाव है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पूर्णता परिभाषित नहीं है, और सिंपल परिभाषा जो मैं बता रहा हूं वो दिमाग में लगा के चल रही है। क्या सरकार द्वारा नियोजित, सरकार द्वारा वेतन दिए जा रहे हैं, या सरकार द्वारा आपको क्या मिला है, नियुक्ति मिली है, या सरकार द्वारा ही आपका टर्मिनेशन होगा, आपकी नियुक्ति कैंसिल होगी। तो ऐसे सारे पद को लाभ का पद कहते हैं, जब तक कि सरकार खुद ही कोई नियम लाकर उस पद को अंडरलाइन करके लाभ के पद की श्रेणी से हटा दे। समझ आ गया? मेरी बात सुनना आगे मैंने क्या बोला? जब सरकार खुद ही किसी पद को अंडरलाइन कर देगी कि नहीं हम इसमें वेतन दे रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट के लिए इसे लाभ का पद नहीं माना, तब उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा, अर्थात उसे लाभ का पद माना जाएगा। समझ आ गया मेरी बात? अब इस बारे में हम लोग कल लिखिए, क्योंकि लेट हो रहा है, कि लाभ का पद लिखवा दो, एक दिलाएं कल लिखवा देना। चलो ठीक है, कल लिखवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे एक दिन आपका जो भी छूट रहा है उसकी एक क्लास एक दिन संडे को लेना चाह रहा हूं।